मेहरबानी ऐसी जबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे पढ़ सकते हैं। जब नाम उसने नहीं लिया तो फिर मैंने उसको झंझोड़ा कि तुमने नाम क्यों नहीं लिया। बेटा है तो भी कीमती और बेटी है फिर तो वो रहमत है। जब भूख लगे खाना खाएं, दिमाग को ठंडा रखें और पाँवों को गर्म रखें। वाह, तो आपकी सारी तकलीफ। वेरी गुड। भाई को आ जाओ यार। सॉरी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेजबान सहरिश जुहेब और मैं हूं फहीम खान। नाजरीन, हफ्ते का पहला दिन है। हमारी हमेशा से ख्वाहिश यही रहती है कि कुछ ऐसी बात की जाए और ऐसी शुरुआत की जाए कि हफ्ता जो है वो बहुत ही खुशगवार गुजरे। और आज तो वैसे ही खुशगवार गुजरने वाला है पूरी दुनिया का हफ्ता, क्योंकि आज मंडे भी है और आज मेहरबानी का आलमी दिन भी है। बस जल्दी से आज आप फिर हम अच्छा सा कुछ नाश्ता वगैरह सोच लें, क्योंकि मेहरबानी का दिन है तो मेहरबानी एक्सेप्ट कीजिएगा ना फिर। अच्छा हाँ, ये हम कहेंगे बहुत जरूरी। मेहरबानी लेडीज आप। फर्स्ट, ये तो बता आपको अंग्रेज की बात है, अंग्रेज का ही बनाया हुआ दिन है। लेडीज फर्स्ट ऑर्डर करें आप ब्रेक के अंदर कोई अच्छा सा पिज्जा विज्जा। तब तक हम आज का कोट ऑफ द डे आपको बता देते हैं। बड़े कंजूस हैं आप। थैंक यू जी, माय प्लेजर। अमेरिकी मुसन्निफ मार्क ट्वेन का बड़ा मशहूर ही कॉल है कि जी मेहरबानी ऐसी जबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे पढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जी ट्वेन साहब जल्दी में थे, वरना वो ये भी जरूर कहते हैं कि गूंगे बोल भी सकते हैं, क्योंकि वाकई मेहरबानी एक जेस्चर का नाम है, एक फीलिंग का नाम है। आप किसी को उठा के अगर कॉफ़ी का मग भी पास कर दें वो भी मेहरबानी के ज़मरे में आता है, तो उसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। मेहरबानी कभी भी अल्फाज की मोहताज नहीं रही। हर किसी के साथ मेहरबानी से पेश आइए, यही दीन इस्लाम भी आपको दर्ज देता है। और हर किसी के साथ आप बड़ी नरम दिली से जो है वो गुफ्तगू करें। बिल्कुल। और दूसरा पता है आपको फहीम, अगर आप किसी के साथ सिला रहमी करते हैं या फिर किसी और को जब आप मेहरबानी का मौका देते हैं ना, तो उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरा ख्याल है उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। बस मैंने आपको मौका दे दिया मेहरबानी का। आई वांट टू सेटिस्फाई। बिल्कुल सोचेंगे इस बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं बड़ी खबर को लेके। आज बड़ी खबरें क्या है देखिए। सियासी विजन या दूररस्त निगाह, MQM के दौरा लाहौर के बाद लीगी रहनुमाओं का दौरा कराची। मुत्तहिदा और नून लीग सिंध में इंतखाबात के लिए मुत्तहिद हो गई, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की पोजीशन हिला पाएंगी, ये आज हम जानेंगे। वर्ल्ड कप में बदतरीन हार, बाबर आजम की कप्तानी का मुस्तकबिल खतरे से दो चार। PCB कौन से नए ऑप्शंस पर गौर कर रहा है? पाकिस्तानी परफॉर्मेंस का आज तफसीली पोस्टमार्टम होगा। पाकिस्तान में मादूम होती जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। नौजवान आलियान गौरी अपनी टीम के साथ सरगर्म। किस तरह जंगली हयात को महफूज बना रहे हैं, आलियान की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और बड़ा आइडिया लाओ, बड़ी इन्वेस्टमेंट ले जाओ। कराची में स्टार्टअप एप्स के शौकीन अफराद का सबसे बड़ा इवेंट। पाकिस्तानी नौजवानों के आइडियाज में गैर मुल्की सरमायाकारों की भी दिलचस्पी। पाकिस्तानी शार्क टैंक्स ने अहवाल भी बताया है। प्रोग्राम में जानेंगे डिटेल। तो जनाब बड़ा ये जबरदस्त इवेंट रहा है। जितने भी स्टार्टअप्स वाले थे वो बड़ी तादाद में एक छत के नीचे जमा थे। इस इवेंट का अहवाल भी नाजरीन को देंगे। अभी हम बताते हैं ट्रेंड्स के हवाले से। तो ट्विटर पर जनाब #फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम इजराइल ये ट्रेंड कर रहा था और इसमें तकरीबन 1,23,000 लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे इजरायली दरिंदों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। छापे और फायरिंग में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। काबिज फौज की जारियत से शहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। और मैंने फहीम आज ये खबर पढ़ी है, बड़ा मुझे दुख और तशवीश हुई कि वो इदारे, नशरियाती इदारे जो ये बर्बरियत दिखाएंगे, अगला निशाना वो होंगे। ये धमकी दी गई है इजराइल की जानिब से। देखिए उसका काम सब बढ़ के मारना है और वो मार रहा है। और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोश बैठी है, कोई स्टांस नहीं ले रही है। किसी ने बढ़कर जो है वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है वाज़े तौर पर, जिसके ज़रिए इजराइल को ये लगे कि फ़लस्तीन के साथ जो है वो लोग मौजूद हैं। दिली तौर पर आवाम जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन ना जाने क्या हुआ है कि लीडरान जो हैं वो अभी तक उनसे मुलाकात करने पर या उस पर बात या डिटेल में अपने बयानात जो हैं वो दो टोक अभी तक सामने नहीं लेकर आए हैं। खा वो सऊदी अरेबिया हो, खा वो ईरान की बात की जाए, सारे के सारे इस वक्त सिर्फ हैशटैग्स पर ही बात कर रहे हैं। कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ये एक रीज़न हो सकता है इस चीज का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं हाँ, इस पर ये ट्रेंड तो अब से नहीं कब से चल रहा है, इस पर बात हो रही है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, लेकिन जालिम है कि वो रुकने में नहीं आ रहा।
अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की। दुआएं की जा सकती हैं इस तरह की सूरत हाल में। मुझे याद है सहरी साहब को एक मूवी याद होगी, पाकिस्तानी फिल्म आई थी, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी है फ़लस्तीन के ऊपर, तो एक ज़रका मूवी आई थी अगर आपको याद हो तो उसमें बड़ा खूबसूरत जो है वो एक नगमा भी बनाया गया था कि जी तू के ना वाकिफ़ है हालात ग़ुलामी से अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तो ये जो फ़लस्तीन इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है वो अपनी लड़ाई पर है और अपनी बका के लिए जब भी कोई लड़ने के लिए निकलता है तो वो डू और डाई की सिचुएशन होती है, खा वो या तो जीतेगा या मरेगा, दूसरा कोई ऑप्शन इसके अलावा रह नहीं जाता। तो देखें अब इंशाल्लाह हमारी दुआएं तो हैं कि ये जीत फ़लस्तीन के नसीब में आए इंशाल्लाह। और अब जनाब कुछ सियासी महाज की बात करते हैं, जो कि घर में इलेक्शन का माहौल है और मियाँ साहब की पाकिस्तान मौजूदगी है। जरदारी साहब भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि मुत्तहिदा जो है MQM उसके साथ रवाबित जो हैं वो तेज़ हो चुके हैं। वैसे तो हमेशा से इन लोगों का किरदार रहा है हुकूमतें बनाने में, गिरने में, लेकिन अभी इलेक्शन से पहले ये सिलसिला शुरू हो गया, वरना इससे पहले हमने देखा कि बाद में होता था। ये पहली बार हुआ है 86 से लेकर के जो है जी आप समझ लीजिए कि ये 2018 तक का जो रीत थी MQM की, इसे तोड़ दिया गया है। और ये रीत एक समझ लीजिए एक संग मील रहा करती थी, क्योंकि हमेशा MQM जो है वो सामने आई है, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस वोट की बात की जाए तब भी MQM जो है वो सामने आई है, चाहे वो किसी हुकूमत को बदलने की बात की जाए तब भी MQM की इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा से अपनी जगह पे कायम व दायम रही है और ये सिलसिला चलता रहा है। बिल्कुल, लेकिन फहीम मुझे ना इस हवाले से अभी इंशाल्लाह के गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे। मुझे गिला रहा है ये लोग इत्तेहाद बनाते हैं, अपनी गुजारिशात पेश करते हैं, मुतालबात इनके जूं के तूं रहते हैं, धरे के धरे रहते हैं, कुछ नहीं होता और वो हुकूमत जो बनती है वो टूट भी जाती है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा है MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आप सबसे पहले कि आपके मुखालिफिन का ये इल्ज़ाम है कि मुत्तहिदा माजी के मुकाबले कमज़ोर है, इसलिए इत्तेहाद ज़रूरी था। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हर गुजरते दिन के साथ MQM पाकिस्तान शहर सिंध में मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। और तो से जो MQM पाकिस्तान ने कराची शहर में और हैदराबाद शहर में जो जलसों का आगाज किया है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मौजूद रहना, चाहे मलिर का जलसा हो, लियाकताबाद का जलसा, टाउन का जलसा हो, लांडी का जलसा हो, तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ MQM मजबूत हो रही है। लोग अच्छा अमीन साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि आज तक सिंध में उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला जो है वो नहीं आ सका। क्या आप लोग इस बार ये रिवायत तोड़ने जा रहे हैं? शायद इसी वजह से पहले इलेक्शन से जो है वो आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं। हाँ, देखिए, MQM पाकिस्तान सूबे सिंध में रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चल रही है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आगाज MQM पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक इलेक्शन जिसे कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ साथ GDA का वफ्द MQM के ऑफिस का दौरा कर चुका है, MQM का वफ्द GDA का ऑफिस दौरा कर चुका है। हमारी ख्वाहिश है, माजी में भी MQM की कोशिशों काविशों से मेरा ख्याल 90 में जाम सादिक अली को वज़ीर आला बनाया, फिर हमने 1996 में लियाकत अली जिती को PML के उम्मीदवार को वज़ीर आला बनाया और 2003-04 में डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को। तो मैं समझता हूँ कि MQM की ख्वाहिश ये कि एक ऐसा वज़ीर आला है जो कराची से जो पूरे सिंध अच्छा, को ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, नून लीग भी इस इत्तेहाद से सिंध में कोई फायदा उठा पाएगी? क्योंकि सिंध में इसका वोट बैंक कराची में स्पेशली बहुत कम है। देखिए, जब हम MQM पाकिस्तान PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट के मरहले में जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इससे यकीनन मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुख्तलिफ अलायंस करने वाली पार्टियाँ, चाहे वो GDA हो, PMLN हो, ये JOI हो, उन सबों का फायदा पहुँचेगा। और माजी में भी मेरा ख्याल है MQM ने कोई बड़े पैमाने पे नहीं अलायंस किया, बल्कि सीट एडजस्टमेंट किए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ भी। तो MQM का फायदा क्या है कि देखिए, जहाँ MQM पिछले 3 दहाइयों से शहरी सिंध में कामयाबी हासिल करती है, उसी तरीके से MQM का एक बड़ा वोट बैंक जो जैकाबाद में, शिकारपुर में, लाड़काना में, बदीन में मौजूद, उन जगहों पर भी MQM कहीं 25,000, कहीं 28,000, कहीं 32,000 वोट हासिल करती है। और अगर सीट एडजस्टमेंट की बात आगे बढ़ जाती है तो यकीनन उससे मेरा ख्याल है PMLN को भी फायदा पहुंचेगा। अच्छा अमीन साहब, आप लोगों ने मतलब मुत्तहिदा ने मरियम नवाज साहिबा को कराची से इलेक्शन लड़ने की जो है वो दावत दी है, ये भी आपकी तारीख में पहली बार हुआ है? इससे पहले कभी ये इस तरह का रवैया देखने में नहीं आया?
MKM पाकिस्तान ने किसी को किसी जगह पर लड़ने की कोई दावत नहीं दी है। MKM पाकिस्तान अगर मुस्लिम लीग के नून के ऑफिस है जिसे कहते हैं कि लाहौर के लिए, तो वहाँ पे क्या बातचीत है? बातचीत हुई है, हमने मुल्क के मफाद में बात की है कि मुल्क को बहरान से कैसे निकाला जाएगा, मुल्क की सूरत हाल को कैसे बेहतर की जाएगी। हमने माशी सूरत हाल पे गुफ्तगू की है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसको कैसे कूल डाउन किया जाएगा, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई आईनी बहरान आता है उसको कैसे मसाइल हल किए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अभी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी और इसी तरीके से को कराची में इलेक्शन लड़ना या किसी क्या को आपके लड़ने के ख्याल में हवाले सिंध के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बेहतर था या फिर नून लीग से? क्योंकि नून लीग का इंतखाब आप लोगों ने किया, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करती चली आ रही। उनके करप्शन, उनके नाहली, बेसी, भत्ता लेना, कमीशन वसूल करना, सिस्टम को चलाना, उसके बिना पे पूरा न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि मैं समझता पूरा सिंध जो है पीपल्स पार्टी से नाराज है। एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पूरे सिंध में पाया जाता है और इसी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि PMLN MKM पाकिस्तान आपस में मिलकर बैठी है कि आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे सिंध से इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा सीट एडजस्टमेंट होगी PMLN के साथ या GDA के साथ या GY के साथ इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और आने वाले जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाब होगा, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये अलायंस मिलकर के एक बड़ी ये तो बात हो गई आपके इत्तेहाद की। चले मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ अवामी मसाइल की। अगर सिंध में हुकूमत बन गई तो तरक्याती मंसूबे क्या हैं? यहाँ तो आज तक जो है वो K4 भी जो है नहीं बन सका है और ना ही कोई वादे जो हैं वो वफा हो पाए हैं। ये शिकवा है, इसका जवाब शिकवा एक्सपेक्ट कर रही है अवाम आप लोगों से, लेकिन मिल नहीं रहा। देखिए MKM का विजन है। MKM का विजन क्या है कि जब उससे हुकूमत मिली MKM ने शहर में काम करके दिया, जब उसको ताकत मिली उसने तरक्याती काम कराए। कराची का पहला फ्लाईओवर फारूक सत्तार के दौर में बना, KMDC कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज मेरा ख्याल है MKM के दौर में बना। इसी तरह अगर मुस्तफा कमाल का दौर रहा है तो आप उसमें देखें कि क्या रहा है कि हमने अंडरपासेस बनाए, फ्लाईओवर बनाए, ग्रीन बसेस का आगाज किया गया, तो वहाँ तो तरक्याती कामों के एक जाल नेटवर्क फैला है। MKM का विजन क्या है? यस K4 के मनसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी बिल्कुल आखिरी मराहल में उसका आगाज किया जाएगा। शहर में जिसे कहते हैं रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम को शुरू किया जाएगा। सर्कुलर रेलवे को सिस्टम को जिसे कहते हैं मेक श्योर करेंगे कि हर सूरत में नाफिज अमल हो जाए। इसी तरीके से अंडरपास फ्लाईओवर्स की जो मसाइल हैं उसको अब आखिर में मुझे ये बताइएगा कि कराची के माहौल को आप देखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? MKM की अपनी सियासी पोजीशन जो कि आप लोगों के सामने है, आपकी पार्टी 18 नशिस्तों से 5-6 नशिस्तों तक आ गई है। क्या मुमकिन है कि अगले इलेक्शन के बाद MKM फिर से इतनी ताकतवर हो जाए कि मरकज़ की सियासत में कोई बड़ा हिस्सा डाल सके? क्योंकि ये जो आप लोगों की अपनी धड़ाबंदी थी इसने भी आप लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब चूंकि अब आप एक हो गए हैं तो क्या आपको महसूस हो रहा है, कराची की स्पेसिफिकली बात की जाए तो? देखिए MKM पाकिस्तान मेरा ख्याल है माजी में बड़े मार्जिन से जीतती रही है, बट 2018 में एक बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से MKM को दूर रखा गया। 2018 में RTA सिस्टम को बैठा दिया गया, मेरे पोलिंग स्टेशन को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया और कराची का नतीजा जो कि सबसे तरक्की याफ्ता शहर था उसका 48 घंटे बाद उसका ऐलान करना, यकीनन कराची के अवाम से समझते हैं कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से MKM को पीछे किया गया। लेकिन MKM उसी तरीके से मौजूद है, बल्कि पहले से ताकत के साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि MKM पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 17 से 18 सीट कौमी असम्बली की कराची से जीतेगी। इसी तरह सूबाई असम्बली की जो 47 सीट है इंशाअल्लाह ताला 40 सीट MKM पाकिस्तान जीतेगी। तो एक बड़ी कुव्वत के तौर पर MKM मजबूत हो गया आने वाले असम्बली के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। अच्छा, ये IT मिनिस्टर भी रहे हैं और MKM की जानिब से बड़ा ही जो है वो इन्होंने IT में भी काम किया है। अल्लाह करे कि अब जो है वो ये कुछ कर ले। लेकिन फ़िलहाल पता है बातों से जो लग रहा था ना, वो मेरे जहन में एक शेर आया, मैंने कहा उसके अल्फाज गलत ना हो जाए, तो फिर मैंने उसको जो है सर्च भी कर लिया। आखिर की 2 लाइनें मुझे याद थी, शुरू की मुझे याद नहीं थी, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत बेजार हो गया हूँ मैं, जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूं मैं। अखबार हो गया तो अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं, न जाने क्यों। पर IT की बात हुई थी और IT की बात चल पड़ी है, तो नाज़रीन IT से ही रिलेटेड एक खबर आपके शेयर करते हैं जो कि जिसकी करता धरता सहरिश साहिबा हैं, तो इनकी तो मैं यही चाह रहा था कि आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगी, तो आप ही बताइए। तो बात ये जनाब कि बड़ा आइडिया लाओ और बड़ी इन्वेस्टमेंट ले जाओ। कराची में स्टार्टअप्स के शौकीन अफराद का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है कल,
जिसमें पाकिस्तानी नौजवानों के आइडियाज़ में गैर मुल्की सरमाकारों की भी दिलचस्पी दिखाई दी। पाकिस्तानी शार्क टैंक अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। वहाँ का अहवाल क्या है, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त मैं बड़ी ज़बरदस्त जगह पर मौजूद हूँ और अगर इससे कहा जाए पाकिस्तानी शार्क टैंक तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद है एंटरप्रेन्योर्स की और एक टैलेंट, यूथ, इनोवेटर्स, आइडियाज़ के साथ स्किलफुल पीपल जो हैं वो एक छत के नीचे आज यहाँ पर जमा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आइडियाज़ थे लेकिन पहले नाकाम हो गए, मे बी अब कामयाब हो जाएं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं जो कि अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और इस तरह बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास आइडियाज़ तो हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं हैं, उनको यहाँ इन्वेस्टर्स मिलेंगे, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, आइडियाज़ नहीं है, उन्हें आइडियाज़ मिलेंगे। तो आइए चलते हैं 9 to Disrupt की इस कॉन्फ्रेंस में। आपने देखा कि मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं जिसमें हमने देखा नताशा बेग मौजूद हैं, फैसल कबाडिया हैं, मारिया ओनेरा हैं जो कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूथ मौजूद है जो कि अपने आइडियाज़ के साथ यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो इस इवेंट के हवाले से क्या सोच रखते हैं या फिर क्या सोच कर इस इवेंट में आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बाहर लेके चलती हूँ ताकि आराम से उनकी बात सुनी जा सके और जाना जा सके कि वो आज इस प्लेटफॉर्म से क्या सीख कर जाने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ये किस मकसद के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? तुबा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। तो ग्रेट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग हैं जिससे हम मिल सकते हैं, जिससे हम चीज़ें सीख सकते हैं। जो टॉक्स चल रही हैं और वर्कशॉप चल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है जी। यहाँ पर भाई अमतुल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमतुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप यहाँ पे कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी पैनल डिस्कशन थी कंटेंट क्रिएशन पे जो बहुत अच्छी गई। पैनल के बाद बहुत सारे लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कितना लर्निंग एक्सपीरियंस था उनके लिए, कितना रिलेटेबल था, स्पेशली जेन जी के लिए जो नई हमारी जनरेशन है वो तो बिल्कुल दे आर इनटू कंटेंट ना, वो तो डिजिटल वर्ल्ड इसी में बड़े हुए हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू कम इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो आई थिंक उन्होंने बहुत लर्न किया एंड आई थिंक इट वाज रियली ग्रेट। इतने स्टार्टअप्स के यहाँ पे लोग हैं, टेक इंडस्ट्री के लोग हैं जो सबसे मिली, इंटरैक्ट किया, तो इट वाज रियली रियली नाइस। फाइजा, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। लुकिंग रियली नाइस बाय द वे। थैंक यू। बस ऐसी, बस घर में जो भी था पहन लिया। ये खवातीन आमतौर पे ऐसे ही कहती है और हालांकि पूरी तैयारी होती है। नहीं आओ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स। आपको आई थिंक इस तरह के लोग मिलते हैं जो आप नॉर्मली नज़र आते हैं आपको इन कराची, पर वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है इंटरैक्ट करना। दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप इंटरैक्ट करें। इट डजंट लुक वियर्ड कि आप पिच कर रहे हो अपना बिजनेस, यू नो। सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर एवरीबडी, स्पेशली यंगस्टर्स। लोग आके एक दूसरे से बड़े आराम से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट ना वैसे अगर किसी और इवेंट में मिले हैं। इसको अब चलते फिरते तो बिजनेस को नहीं पिच कर सकते, बट यहाँ पे इट्स डूएबल। या सो वी आर ऑल्सो द खवाटून्स। तो हमने अपने ट्रूप को भी लेके आए हैं, खवाटून्स को, जो एक ऑल कॉमेडी फीमेल हाँ वो भी स्टार्टअप है। सो इट्स एन ऑल फीमेल कॉमेडी ट्रूप। ओके खवाटून्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, इस वक्त मेरे साथ मिसबा मौजूद हैं और मिसबा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जनाब आज के इस गैदरिंग में और इस इवेंट में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि स्किल्स के साथ, टैलेंट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आए हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है। उन्हें इन्वेस्टर्स चाहिए जो कि उनकी बात सुने और अगर उनको उनका आइडिया अच्छा लगे तो उस पर काम शुरू हो सके। ऐसे इवेंट्स हम लोग देखते हैं बहुत कम होते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो तो हर महीने होने चाहिए, क्योंकि टैलेंट को तो मौका मिलता रहना चाहिए ना। मैंने देखा है बहुत सारी यंग जनरेशन है जो इस वक्त परेशान है कि जनाब हम करना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे करें। तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कराया जाए वक्तन फ़वक्तन?
बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे आपने कहा यूथ को एक आउटलेट चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग उनको सुने, उनकी बात सुने और उनको आइडियाज़ मिलें एक दूसरे से। तो एक तो हमें सबको मौका मिलता है कि एक दूसरे से आइडियाज़ लें, और फिर दूसरी चीज़ ये कि हम सीखते हैं दूसरे लोगों से और देखते हैं कि किसी और ने क्या किया। तो ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि लोगों को समझ सकें कि मार्केट में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखें और फिर कनेक्शंस बनाएं और वहाँ से आगे बात ले जाएं। ये अच्छा मिसबा, मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर जो यंग जनरेशन देखी है, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में? बहुत पोटेंशियल है। देखिए मैं जिस फंड के साथ काम करती हूँ उसका नाम है I2I वेंचर्स। हमने 14 इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में पिछले कुछ सालों में। तो हम तो डेफिनेट बिलीवर्स हैं इस अपॉर्चुनिटी में। हम पैसे भी डाल रहे हैं मार्केट में, $6 मिलियन के करीब हमने डाल चुके हैं। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा काम करना है चैनल करने के लिए, कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न करें और सीखने के बाद हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। अपॉर्चुनिटी बहुत है, इंटरेस्ट भी बहुत है। मैं लोगों से यही कहूँगी, स्पेशली जो यंग लोग हैं, मेरा मैसेज ये होगा कि आप एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे से बात करें और जो लोग आपसे पहले आए हैं उनके बारे में सीखें और देखें कि उन्होंने क्या चीज़ें की, ताकि यू कैन डू बेटर। यहाँ पर बहुत सारे लोग और ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ के साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त हमें महानूर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम। इनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका, राइट? तो ये इवेंट कैसा लगा? ये इवेंट बहुत अच्छा इवेंट है, एक स्टार्टअप फाउंडर की हैसियत से और एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से हम लोगों को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बट इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, 92 डिस्टरप्ट हो गया, NIC के अंदर ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिलता है, अपने जैसे लोग जो सिमिलर चीज़ पे काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है, और नेटवर्किंग के लिए तो ये सब बेस्ट है। आज मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर से बातें की हैं, यूथ से बात की है, एंटरप्रेन्योर से बात की है, और ये जो आज एक महफिल सजी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है मैम जहांआरा साहिबा। तो कैसा लगा आपको, रिस्पांस कैसा देखा आपने? मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जितनी मेहनत मेरी टीम ने की है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, इट पेड ऑफ। इसलिए कि पिछले साल हमारे पास तकरीबन 750 लोग आए थे, अब की 1200-1300 लोग आए हैं, और अभी भी लोग टिकट्स ख़रीदना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, मगर कैपेसिटी फुल हो गई है, तो इसलिए हम नहीं अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हैं। लोग जो आए हैं वो बहुत खुश हैं कि जो टॉक्स हुई, जो लोग मिले उनको, बहुत से प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने यंगस्टर्स से बहुत देर तक उनकी बिज़नेस के बारे में बात की, उनको एडवाइस दी। तो ये इवेंट जब ही सक्सेसफुल हो सकता है जब जो लोग आएँ वो भी इक्वली तैयार हों कि यंगस्टर्स से बात करनी है, उनको टाइम देना है। ये नहीं कि हम तो प्रोफेशनल हैं इसलिए हम किसी से नहीं बात करेंगे। तो आई एम वेरी लकी, जितने भी स्पीकर्स आए, स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब ने यंगस्टर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच जहांआरा साहिबा, रियली नाइस मीटिंग यू। और जनाब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स होते रहना चाहिए, और हर साल नहीं, मेरा ख्याल है कि हर महीने होने चाहिए, ताकि जितने इन्वेस्टर्स हैं या इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मौका मिलता रहे, ऐसे मीटअप्स होते रहें और पाकिस्तान तरक्की करेगा ऐसे जनाब। तो होपफुली आपको ये इवेंट पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल नाज़रीन, और इसी के साथ शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब हमें कुछ बात करनी है जनाब मोहतरम इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से। ओह यस जी, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम खाने पीने की बातें कर रहे थे कि कुछ मंगा लिया जाए, तो अब रूह के लिए तो आ गया है। देखते हैं हमारे लिए कब आएगा। बड़े ही ज़बरदस्त मौसीकार, सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनके म्यूज़िक ने भी वाहवाही मचाई और जिनके गानों ने भी बड़ी धूम मचा रखी थी अपने ज़माने में, शिराज उपल साहब। जी हाँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से काफ़ी उन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, और उसके बाद खैर बात कह के चले गए। लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। काफ़ी शिकवे उनके पास मौजूद हैं, काफ़ी शिकायतें हैं। उन्होंने बताया कि अंदर का हाल, यानी वो मिसाल दी जाती है ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है भाई, तो इंडस्ट्री का हाल उन्होंने बताया है। हमारे नुमाइंदे हैं बड़े ज़बरदस्त, मोइन ज़ुबैर साहब, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और देखते हैं क्या गिले, क्या शिकवे, क्या शिकायतें शिराज उपल साहब के पास मौजूद हैं अपनी वापसी पर। लेट्स हैव अ क्विक व्यू। मोइन, ओवर टू यू। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं शिराज उपल साहब, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान को बल्कि बड़े सगीर को बड़े ज़बरदस्त गाने दिए, और कई स्टार्स जो हैं इनके किए हुए जो म्यूज़िक कंपोज हैं उनके ऊपर उन्होंने जब गाया
और इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टार्स थे जिनको शराज उपल साहब ने जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो इस हवाले से है कि शराज उपल साहब ने जो 2000 के बाद से बड़े पॉपुलर गाने थे इनके, जिसमें तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, इसके अलावा रोया रे, इसके साथ साथ कई और गाने हैं जो इन्होंने रीमेक किए हैं। तो तकरीबन 15 साल बाद ये गाने रीमेक हुए हैं। ये तमाम सफ़र आज शराज उपल साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले आप ये बताइएगा कि जो रीमेक करना है, जैसे मुझे याद आ रहा है कि बड़ा आपका पॉपुलर गाना था उस दौर में, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अजला द सोनी प्यार नहीं, तो इसको रीमेक किया। रोया रे को रीमेक किया, नहीं किया हमने, रोया रे को किया, रोया रे को किया रीमेक। और एक बेसिकली कंपनी थी फ्री बर्ड म्यूजिक जिन्होंने ये कराना था, एक प्रोजेक्ट उनके पास था जिसमें मेरे 5 ऑफ माई हिट सॉन्ग्स जो उनको पसंद थे। या फिर वो आयमा बेग ने गाया। हमारे मुल्क में म्यूजिक डायरेक्टर को या म्यूजिक डायरेक्शन को इतनी नॉलेज नहीं है, ऑडियंस को अवेयरनेस नहीं है। वो जो गाना सुन रहा है, सिंगर्स भी तो फिर एक्नॉलेज नहीं ना करते। आयमा बेग ने भी तो आपका नाम ही नहीं लिया, हालांकि फनकारी जो गाना था वो मुझे जितना पता है वो आपने लिखा था। वो लिखा भी था, मैंने उसका म्यूजिक भी कंपोज किया, गाना कंपोज किया। आयमा सिर्फ तो नाम ही नहीं लिया, आयमा सिर्फ गाने आई थी यहाँ पे। तो जब नाम उसने नहीं लिया तो फिर मैंने उसको झंझोड़ा कि तुमने नाम क्यों नहीं लिया, तुम्हें समझ आनी चाहिए। बिकॉज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं लोगों को कह सकता हूँ, ठीक है, अपने राइट के लिए लड़ सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते अभी, दे आर न्यू इन दी इंडस्ट्री और ज़्यादा देर नहीं हुई उनको, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, बट दे आर नॉट। बातें जो हैं वो पता चलिए इंडस्ट्री के अंदर का हाल क्या है, किस तरीके से आपके क्रेडिट जो है वो आपसे छीन लिए जाते हैं। ये शराज उपल ने बताया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की जो है वो मदद करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और मेहरबानी के साथ पेश आना चाहिए। यही आज के दिन का मकसद भी है सारी साहिबा। बिल्कुल जनाब, मैं ये सोच रही हूँ कि चूंकि मैं पिछले 2-3 दिन काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, आई वॉज रियली सिक, लेकिन अब चूंकि मैं बेहतर हूँ, लेकिन अगर मैं ज़रा आज कुछ स्लो हूँ तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फुल फॉर्म में ही होता हूँ। मेरा नाम भी फुल फॉर्म में ही आता है, मेरे इनिशियल्स भी नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं एफ के अपना इनिशियल बना लो, मैं नहीं बनाता, मैं कहता हूँ फ़हीम खान ही ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे हाई स्पिरिट्स में रहना चाहिए और फुल ऑफ एनर्जी ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स दूसरों की तरफ जारी होती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो वहीं पर आज हम वर्ल्ड काइंडनेस डे की बात भी कर रहे हैं, यानी कि हम मेहरबानी का दिन भी मना रहे हैं। और आज के दिन का मकसद ही नौजवान नस्ल में दूसरे इंसान की मदद के लिए राग़िब करना और नेक जज्बात रखने की तरगीब देना है। और इसी दिन की मुनासिबत से बड़ी ज़बरदस्त मेहमान जो कि बात करने में कमाल रखती हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया सालिम साहिबा जो कि समाजी रहनुमा भी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आलिया साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। आज हम वर्ल्ड काइंडनेस डे मना रहे हैं और वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है वो भी सभी के सामने है। इसके अलावा अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो मैं अभी कल परसों ही आपकी एक वीडियो भी देख रही थी, जिसमें एक छोटी सी नन्ही सी मेहमान आपके शेल्टर हाउस का हिस्सा बनी और मुझे इतना दुख हो रहा था कि वो बेटी थी जिसकी वजह से मैंने आपकी वीडियो सुनी कि उसमें आप बता रही हैं कि वो उसको उन्होंने निकाल दिया घर से, तो वो आपके पास आ गई। तो मैं सोच रही थी यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं दुनिया में, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो वीडियो मैंने डाली है। और वो बच्ची, अब हम आज नरमी की बात करें और सिला रहमी की, हमदर्दी की बात करें, तो उस बच्ची को निकालने में माँ और बाप दोनों का हाथ है। वो जो एक लफ्ज़ हमारे यहाँ चलता है रिलेशनशिप, वो उसके नतीजे में है। तो मैं कहूँगी एक दूसरे से रिश्ते में हमदर्दी रखें, एक दूसरे के साथ हद से तजावुज़ ना करें। उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होती है, जो बिन ब्याही माएँ बनती हैं, उन बच्चों के साथ हमदर्दी करें। वो बच्चे फरिश्ता हैं, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें घरों से ना निकालें। अपने बच्चों की हम तरबियत करें, लेकिन मासूम पर कभी जुल्म ना करें। इस सारे प्रोसेस में जो मासूम है वो वही बच्चा है जो दुनिया में आया है। बेटा है तो भी कीमती, और बेटी है फिर तो वो रहमत है, आप उसको कैसे घर से निकाल सकते हैं। जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, रहमत जब बेटी के नाम से आती है तो औरत का एक मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। उसमें हम 3 माओं का, बापों का भी फेलियर है, बेटों का भी है, लेकिन 3 माओं की नाकामी है, उसकी दादी, उसकी नानी और वो खुद। तो माओं के अंदर एक तो ये सिला रहमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब औरत में ये होगी हमदर्दी, क्योंकि औरत के अंदर अल्लाह ने हमदर्दी डाली भी ज़्यादा है। मर्द सरबराह है, उसको बड़े बड़े फैसले करने और ये नरमी के सारे एलिमेंट औरत ने लेकर चलने।
तो जब आप माँ को हमदर्दी सिखाएंगे और उसमें मैं माशरे पर प्रेशर डालूंगी, औरत को नॉर्मल रहने दें, औरत के दिल का जो एक वो नरमी का पहलू है उसको रहने दें, क्योंकि औरत जब सख्ती पे आती है तो माशरा खराब हो जाता है। तो ये तो एक आम सी बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो नमाजी होगा, कोई अगर रोज़े रखता है तो रोज़ेदार होगा, हज करता है तो हाजी होगा। लेकिन जो शख्स रहमदिली नहीं करता, किसी को देखकर तकलीफ में उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आता कि मदद करूं, तो वो कुछ भी हो सकता है, फिर वो नेक इंसान नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते, और अल्लाह की कुर्बत नहीं मिल सकती, उस इंसान को अल्लाह की कुर्बत नसीब नहीं हो सकती जो दूसरे इंसानों पर रहम ना करे। अगर किसी ने अल्लाह तक का सफ़र तय करना है तो बिल्कुल जाए नमाज है, बहुत सारे अच्छे अमाल हैं, कुर्ब मिलता है, देर में मिलता है। और अगर अल्लाह के बंदों के साथ आपने रहम दिली कर दी तो अल्लाह आपको फौरन मिलता है। बल्कि मैं कहती हूँ हम तो चल के क्या, हम रेंग के जाते हैं और अल्लाह दौड़ कर आता है और हमें अल्लाह संभालता है। बड़ी पॉजिटिव बात आपने की है। यही पॉजिटिव मैसेज जो है, जो आज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना भी चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड काइंडनेस डे हम लोग मना रहे हैं। गो कि ये मगरिब ने इस दिन का इंतखाब किया है, लेकिन जो कुछ मगरिब में हो रहा है वो भी आपके सामने शायद आप इसी का हवाला देना चाह रही हूँ। एक फायदा उठाना चाह रही हूँ आज के दिन का, फायदा उठाना चाह रही हूँ कि मगरिब ने आगाज किया, और हम तो 1400 साल पहले से हमें चीजें सारी मालूम थी, लेकिन जब मगरिब ने आगाज किया तो आज फलस्तीन में जो हो रहा है, मगरिब चुप कैसे है? उस तरह चुप नहीं है, पब्लिक निकल रही है। और कल बरतानिया में भी जिस तरह से सारी वो रैली और सब चीजें चल रही थी, सब अपनी जगह। लेकिन अगर सब निकल ही गए हैं, सब बात कर ही रहे हैं, तो नतीजा क्यों नहीं आ रहा? क्या हम सिर्फ बात कर रहे हैं? और क्या मगरिब के पास वो पावर नहीं है कि वो इस जंग को रोक सके? जिस चीज में इंसानियत हार जाए उसमें जीत किसी की भी नहीं होती। और जो मैं सिर्फ फलस्तीन में हालात देख रही हूँ, जो बच्चे हैं जैसे वो शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, और कौन नहीं जानता कि मिस्र में और सब जगहों पे इन्होंने सारी इमदाद रोक दी है। वो ट्रक्स, वो सारी इमदाद खड़ी हुई है वहां, और उसको जाने नहीं दे रहे। तो हमदर्दी तो बहुत, मतलब एक ऐसा लफ्ज है कि बहुत लाइट वर्ड है, वहां तो बहुत इंटेंस वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो इंसानियत मर रही है, इंसान मर रहे हैं। तो एक पैगाम है उन लोगों के लिए भी जो मदद कर रहे हैं कि वो मदद को बढ़ाएं, प्रेशर को बढ़ाएं। हुकूमतों से, सारी दुनिया से मैं अपील करती हूँ कि इस जंग को बंद किया जाए। और खुद इसराइल से भी मैं कहती हूँ कि जहां कहीं इंसानियत खत्म हो गई वहां जीत किसी की नहीं होगी, और हम सब एक कश्ती के सवार हैं। एक जगह सुराख आपने कर दिया, पानी अंदर आना शुरू हो गए, नहीं मालूम कब पूरी कश्ती में भर जाएगा। और ये दुनिया सब इंसानों की फरमाया आपने, बिल्कुल आपा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज हम पे गुजर रही है, कल तुम पे गुजरेगी, तो जानोगे, पता चल जाएगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बेशक बेशक यही बात है। और अगर हम आज बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे है, तो शायद उन्हें भी इस बात का ख्याल आ जाए और वो मिस्र से जो है उन ट्रक्स को छोड़ दें जो कि दिन के सिर्फ 20 छोड़े जा रहे हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में ट्रक्स वहाँ मौजूद है, और ज़रूरत भी हज़ारों की तादाद के ट्रक्स की है, वो वहाँ चले जाएँ। आज बात करने की जो ज़रूरत है ना आप, मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उन्हें काइंडनेस या मेहरबानी क्यों करनी चाहिए। आज लोगों को यही नहीं पता है कि काइंडनेस और मेहरबानी होती क्या है, मेहरबानी कहते किसे हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर उसका काम कर दूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, मैं अपने आप को हकीर समझने लगूंगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर दूं। मैं आपको चाय का कप उठा के दे दूंगा तो मैं कोई पियून थोड़ी हूं, मैं आपको क्यों चाय का कप उठा के दूं। ये भी एक मेहरबानी का दर्जा है जिसको लोग अब हकीर और हिकारत की नजर से देखने लगे। हमने इतनी तरक्की कर ली है, हम इतना आगे चले गए कि आज हम एक कप भी नहीं उठा के दे सकते। मैंने तो जगह जगह पढ़ा है कि इंसान तरक्की की बुलंदियों पे पहुंच गया है। इंसान, ये दुनिया बनी इंसान के लिए और इंसान बना दूसरे इंसान के लिए। कब क्या, मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जब शहादत का वक्त था, एक के पास पानी पिलाने गए तो उसने कहा कि उसको पहले पिला दो, उसको पिलाकर पिलाया ना, वापस आए तो पता चला ये भी इस दुनिया से चले गए। मैं तो वो समझती हूँ मेरे नज़र में, और मुझे लगता है कि जो हमारे इल्म में, हमारे इदराक में, हमारे मोबाइल फ़ोन में, हर चीज़ में हमारे अंदर इल्म फैलता चला जा रहा है, तो हमें तो बेहतरी पे आना चाहिए। ये एक बहुत छोटी सी बात है, हमें अशरफुल मखलूकात होने पे बड़ा हमें फ़ख्र है। हम कहते हैं पूरी दुनिया हमारे लिए तख्लीक हुई, हमने हर चीज़ को जाके हमने लेकर चलना है, हम सरबराह हैं इस पूरी दुनिया के, अल्लाह के नायब तो हैं, ऐसा तो अल्लाह ने कहा। और अगर किसी को तकलीफ में देखकर हमारे दिल में तकलीफ नहीं उठ रही तो हम इंसान नहीं है। और तकलीफ उठने के लिए हमें कोई फलसफा, कोई काम नहीं करना होता। कोई बच्चा नीचे गिर जाता है तो हम सोच के उसको उठाते हैं।
कोई नाबीना लाठी लेके चल रहा होता है कि हम सोच के उसकी मदद करते हैं? ये तो हमारे अंदर एक एक इंस्टेंट है कि जैसे ही हम देखेंगे हम भाग के जाएंगे, और जिस इंसान के अंदर ये नहीं है वो इंसान अच्छा, भी मैं नहीं अब है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि आप भी एक माँ हैं, जाहिर है आप अपने घर के साथ साथ एक शेल्टर भी रन कर रही हैं। आजकल का जो एक आम तौर पर घर में माहौल होता है, अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर ली जाए, जिसमें हम देखते हैं कि जनाब सब इकट्ठे तो रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि देवरानी जेठानी के दरमियान ही आपस में इस तरह के ताल्लुकात होते हैं कि जनाब बात नहीं करनी, बच्चों को नहीं जाने देना, बच्चों को बुला लेना। हालांकि माँ के बारे में कहा जाता है कि बच्चे की पहली दर्सगाह है माँ की गोद, तो जो माँ सिखाती है तरबियत वैसी होती है। क्या पैगाम देंगी आज की माँ को आप? अगर ये चीज़ हम में मिसिंग है तो क्यों है? औरत के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे कीमती जिम्मेदारी, और जो औरत को सबसे आगे, अगर मर्द से आगे जाने का बहुत, आज औरतों को बहुत शौक है, बहुत आवाज़ उठाती हैं कि हम मर्दों से आगे जाना चाहते हैं तो हम मतलब इंसान दोनों बराबर है, लेकिन अगर हम मर्दों से आगे जाना चाहते हैं, एक चीज़ आज भी हमारे हाथ में है जो मर्द को नहीं दी, वो है माँ बनना, बच्चे की तरबियत करना, कौम का मुस्तकबिल हमारे हाथ में। करना है मुकाबला तो बेहतरीन मुस्तकबिल बनाओ ना कौम का, करना है मुकाबला तो बेहतरीन औलादें पैदा करो। किसने आपको रोका है? और जिस माँ के साथ उसकी औलादें खड़ी होती हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको कोई नहीं हरा सकता। और देवरानी जिठानी की जो आप बात कर रही हैं, पैसे की दौड़ खत्म करें और ये औरत करेगी। बस एक है ये आमतौर पे माहौल मतलब सास बहू में भी आ जाती है, नंद भाभी में भी आ जाती है। जॉइंट फैमिली क्यों खत्म हुआ? असल में मुकाबला तो औरत ने घर बनाने। मैं फख्र से कहती हूँ कि हम होम मेकर हैं। ये क्वालिटी अल्लाह ने मर्द को उस तरह नहीं दी जैसे हमें दी है। तो अगर हम हसद को, पैसे की दौड़ को, मुकाबले की दौड़ को हम पीछे छोड़ देंगे तो रहम दिली तो औरत के अंदर है। एक औरत 10 बच्चे जब पैदा कर लेती है और जिस तरह तकलीफ से पैदा करती है, सोचिए ना, दिल में हमदर्दी और मोहब्बत और पैदा करने को पालने का जज्बा मजाक थोड़ी है। जब हमदर्दी मोहब्बत अपनी इंतहा को जाती है तब आप किसी को पालते हैं। हमारे माशरे में रंजिशों को पाला जा रहा है, मुकाबलेबाजी को पाला जा रहा है। ये मैंने एग्जांपल दी ही इसलिए कि शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि मैं वो घर भी जानती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने लिए बहुत अच्छे, चूंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ तो बार बार तस्करा करती हूँ कि मैं रहती हूँ। ऐसा नहीं है, नेकी नरमी हर जगह होती है, लेकिन आज भी जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम सब एक दूसरे को देखते हैं कि किसी के अंदर कोई कमी तो नहीं। अगर किसी की ज्वेलरी मैच नहीं कर रही होती तो हम अपनी ज्वेलरी देखे कहते हैं ये पहनो, ये अच्छी नहीं लग रही। हम अपनी चीजें शेयर करते हैं। गाड़ी किसी के पास बड़ी है, किसी के पास छोटी है, बच्चे किसी गाड़ी में बैठना चाहे तो हम शेयर करते हैं, अपनी गाड़ी को शेयर करते हैं, जो बच्चा जहां बैठना चाहे। कितना खूबसूरत लगता है ना, जो चचा का है, जो ताया का है, जो फुप्पो का है, जो नानी का है, सबका एक जैसा है, ननिहाल ददियाल एक जैसा है। बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज किसकी। उन्हें ये पता है कि जब उन्हें जो चीज चाहिए होगी फैमिली में किसी के पास भी होगी वो उसके लिए अवेलेबल। तो ये रिश्तों की खूबसूरती, और इसमें जाता कुछ नहीं, इसमें खर्च कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप अपनी चीज किसी के नाम कर देते हैं, आपके पास चढ़ जाती है। शेयरिंग इज केयरिंग। अब तो मैं समझती हूँ जब से वो कैमरे सिस्टम आया तो हमने तो 2.5 साल के बच्चे के साथ ये सारे सुने। बिल्कुल, आपने ये बड़ी प्यारी बातें की आलिया साहबा। ये अगर हो हर घर में, अगर इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो ये आपस की बॉन्डिंग मजबूत होगी, सिला रहमी बढ़ेगी, बच्चों में एहसास पैदा होगा और वो आपका भी फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आलिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। मेरा ख्याल है एक वक्फा में लेना है फ़हीम, और उसके बाद हमें वापस आना है। आप ले लीजिए, मैं मेहरबानी फरमा रहा हूँ, आपकी तबीयत ठीक हो गई। अच्छा हाँ। तो नाज़रीन, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। बात कर लेते हैं वहाँ की जहाँ से बड़ी बुरी बुरी खबरें आई हैं। वर्ल्ड कप की नाजरीन हम बात करने लगे हैं। जी हाँ, थोड़ी सी आपको जो है वो आपके कंफर्ट जोन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमारा भी दिल जला है। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद कप्तान बाबर आजम के लिए कप्तानी पर बाकी रहना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। बाबर आजम ने 2016 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था और 4 साल में ही उन्हें बैटिंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप से पहले ही टीम मैनेजमेंट के मसाइल और खास तौर पर सिलेक्शन कमेटी के मसाइल पूरी कौम के सामने थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम का ऐलान भी एक मुश्किल तरीन मुअम्मा बन गया था और नतीजे में टीम की परफॉर्मेंस भी सबके सामने रही है। लेकिन अहम सवाल यह है सहरी साहिबा के इन तमाम तर सूरत हाल का, टीम का पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं इनका गैर मुतनाज़ होना और बोर्ड का गैर मुतनाज़ होना कितना ज़रूरी है। बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगला
पहला वनडे हमें नेक्स्ट नवंबर यानी नवंबर 2024 में खेलने को मिलेगा। इस पूरा साल हमारे पास ना ही कोई वनडे मैच है, ना ही अपनी कारकर्दगी दिखाने का कोई ऐसा शानदार मौका हमारे पास आएगा जिसमें हम कुछ अहम काम कर सकें। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए अब्बास शबीर जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, वेलकम टू द शो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। कैसे सर हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर बोर्ड बर्बाद हो गया है। सिलेक्शन कमेटी के चीफ जो हैं चेयरमैन वो छोड़ के चले गए हैं। पीसीबी के चेयरमैन सबको अपने व्हाट्सएप चैट्स दिखा रहे हैं। कप्तान की कारकर्दगी आपके सामने है। यानी एशिया कप से पहले जो टीम फाइनल में देखी जा रही थी दुनिया भर में और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो टांपे टांग रही थी, जिनकी वो सारे के सारे इस तरीके से पाकिस्तान से कह लें जैसे पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी कोई नीचे के लेवल की टीम हो। तो ये मुश्किलात जो आई हैं बोर्ड की तरफ से आई हैं, टीम की तरफ से आई हैं, कोई बीच में टीम के अंदर कोई क्लैश रहा, बोर्ड से क्लैश रहा, ये हकीकत क्या है असल में? देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है उसको हम टीम की परफॉर्मेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस पर, टीम की सिलेक्शन पर। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम में बैठूं तो कोई खबर दूं, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो चुका है। इसकी 3 अहम वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह है कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर, बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। किंग का उनको खिताब मिला है, पूरी दुनिया के अंदर वो माने जाते हैं। अगर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो वंडरफुल है। उनकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन एज अ कैप्टन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे देखें तो एज अ कैप्टन वो कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके का कैप्टन होना चाहिए कि ग्राउंड में जब कैप्टन खड़ा होता है तो उसको शफल करने होते हैं अपने बॉलर्स को, अपनी फील्डिंग को, और कप्तान का एक काम होता है, कप्तान जब मैदान में खड़ा होता है, आप माजी के कप्तानों को देखें कि जब ग्राउंड में खड़े होते थे तो पता चलता था कि कप्तान खड़ा हुआ है। बाबर आजम बदकिस्मती से ये चीजें लैक कर रहे थे। दूसरा ये जो सबसे अहम वजह है कि बाबर आजम प्रेशर नहीं ले सकते। ग्राउंड में जब उन पर प्रेशर आता है तो बिल्कुल गिर जाते हैं। आप पास्ट में देखें, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनस, आमिर सुहेल, जितने जितने लोग कैप्टन बने, उन्होंने प्रेशर को इवन मिसबाह उल हक, अगर मिसबाह भाई की बात की जाए तो उनके बारे में भी कहा जाता है कम गो हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन उनका एग्रेशन ग्राउंड में था। जी बिल्कुल, मिसबाह, हफीज, जिनके नाम हम नहीं ले सके, वो जो माजी के कप्तान थे, उन्होंने जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने उस प्रेशर को बड़ा पॉजिटिवली लिया और टीम को कामयाबियां दी। प्रेशर से निकले, ना कि पूरी टीम को प्रेशर में डाल दिया। इंडिया के पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि जब भी बाबर आजम पे प्रेशर आता था तो बाबर आजम ढम करके गिर जाते थे। अच्छा, लेकिन अब्बास यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बाबर की, इससे पहले जो वक्तन फवक्तन वो करते रहे एशिया कप के बाद या इस इवेंट से पहले, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि जी मेरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं है, मुझ पे कोई ऐसा जिस तरह प्रेशर नहीं था, परफॉर्मेंस मेरी सबके सामने है, 3 साल से कप्तानी उन्होंने की है। तो परफॉर्मेंस पे फिर हम बाबर की उस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, कैप्टेंसी का प्रेशर तो फिर अगर होता तो परफॉर्मेंस खराब होती। मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे देंगे, उसके बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी कंप्लीट कीजिए। जो तीसरा अहम इशू था, बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले ये कहा गया था कि जो कंडीशंस है भारत में, आपने देखें कि बाकी टीमों ने स्पिन बॉलिंग को इन कंडीशंस पर कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। बाबर आजम को ये ऑफर दी गई थी कि आप एक स्पिन कोच अपने साथ ले जाएं, स्पिनर्स का पूल आप बढ़ाएं, लेकिन बाबर आजम ने वो भी इनकार कर दिया। बाबर आजम बजिद थे कि मैंने शादाब को लेकर जाना है, मैंने इमाम उल हक को खिलाना है, मैंने हारिस रऊफ के साथ मैदान में उतरना है। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह हुई। ये चीजें भी सारी मैनेजमेंट देख रही है कि एक सब कॉन्टिनेंट में एक स्पिन विकेट्स के ऊपर हम अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर सके, और अगर हमारा एक बैट्समैन नाकाम होता था तो हमारे पास बेंच पे दूसरा बैट्समैन ही नहीं था। अब ये मिस्टेक किसकी है? ये तो हो गई टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम की परफॉर्मेंस, जिसपे मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि बाबर आजम अब वनडे के कप्तान नहीं होंगे, चाहे वो नवंबर में हो अब वनडे, या अक्टूबर में हो, या जब भी हो, क्योंकि नवंबर तक वनडे तो अब है नहीं, अब T20 है। बाबर आजम की कप्तानी तो गई। अच्छा, आपने बता दिया कि उनकी कप्तानी का सूरज गुरूब हो गया, और आपने 3 वजूहात बता दिए कि ये वजूहात है जिसकी वजह से ये कैप्टन अब नहीं रहेंगे। अब्बास, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मेरी जो कोर है ना, उसको जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, मुझे अपने खिलाड़ियों पे खुद से ज्यादा ट्रस्ट होता है, हम लोग एज अ टीम खेलते हैं, मैं किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। ड्यूरिंग द इवेंट आपको पता उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक पर, अपने स्पिनर्स पर जिम्मेदारी डाली, जो उन्हें काफी महंगी पड़ी, उसके बाद काफी प्रॉब्लम भी हुआ था।
तो अभी मसला ये है कि जब वो समझते हैं ट्रस्ट भी था, सारा कुछ था, तो फिर मसला था कहाँ पे? देखिए, मुझे यही आप वाली बात मैं सेकंड करता हूं कि जब कप्तान कह दे कि मेरे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, मेरे फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं करे, तो इसका मतलब है ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। वहां पर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी हुई उसमें भी वो बड़े घबराए हुए थे। एज अ कैप्टन देखें, जब आप टीम को कैरी कर रहे होते हैं तो आपको घबराना नहीं होता, आपको एग्रेसिव तरीके से फील्ड के अंदर जाना होता है। वो बाबर आजम के अंदर लैक हो रही थी चीजें। अब बात करते हैं हम कि क्या हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप की। मैंने बहुत सारे मीडिया पर्सनल से इंडिया में पूछा कि ये आप लोगों ने टीम की तैयारी कब से शुरू की है, बाकी टीम्स की तैयारियां कब से शुरू थी? तो उन्होंने कहा 2 साल से हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर था। ज़का अशरफ साहब ने तो एशिया कप के ऊपर टीम को, मैनेजमेंट को लिया है। इससे पहले जो मैनेजमेंट थी, क्या उन्होंने वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं की थी? और पूरी दुनिया में आप चेयरमैन देख लें बोर्ड्स के, ये कॉर्पोरेट से आए होते हैं, इनको तजुर्बा होता है प्रॉफिट लॉस का, आपको राइट्स किस तरीके से बेचते हैं, आपको पूरी दुनिया के बोर्ड्स के साथ किस तरीके से ताल्लुकात बेहतर करने। ना कि जो चेयरमैन है उनका काम होता है कि क्रिकेट खेले, चेयरमैन का काम होता है फैसिलिटी देना। बाबर आजम ने सौदेबाजी की क्रिकेट बोर्ड के साथ। आप देखें, मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए देता हूं कि कभी ऐसा होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिलती। क्या हम तनख्वाह नहीं मिलती तो हम बीपर अपना नहीं देते? हम उसी पैशन के साथ, उसी इश्क के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारा पैशन है और ये हमारा इश्क है। तो टीम को भी ये सोचना चाहिए था, उसी इश्क और उस पैशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए था, ना कि माइंड के अंदर ये रखना चाहिए था कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा कैसे होगा, हमारी तनख्वाहें अभी तक रिलीज नहीं हुई, हमने शॉपिंग क्या करनी है। ये चीजें जब आपके प्लेयर के माइंड में हो, आप डील कर रहे हो। लेकिन अब्बास साहब यहाँ पर यहाँ देखें, आप एक बात है, एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर उसके बाद इत्मीनान से बताइएगा। हमें मालूम है ज़का अशरफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, और होने भी चाहिए। सुन ले मेरी बात, एक मिनट कंप्लीट, सवाल तो ले लें फिर जवाब दीजिएगा ना सर। सवाल तो ले लें, सवाल तो ले लें, कहीं जा थोड़ी नहीं, यही है हम। सवाल ये है कि आपने ये खबर ब्रेक की है कि जी अब बाबर जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे, ठीक है जी, या आपने 3 वजूहात भी बता दी। मेरा सवाल आपसे ये है, और दोस्ती का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि अगला कप्तान कौन होगा ये तो बताइए। देखिए, तो वनडे की जब बारी आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन जर्नलिस्ट की किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। हाँ, जर्नलिस्ट के पास जो खबर आती है ना, चाहे वो जितना अच्छा दोस्त भी हो, और मेरे बारे में तो बड़ा मशहूर है कि मैं खबर के ऊपर किसी का लिहाज नहीं करता हूं। तो ज़का अशरफ साहब की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 2012 के अंदर जब ज़का अशरफ बोर्ड में चेयरमैन थे, उस वक्त बायलैटरल सीरीज हुई, पीएसएल उस वक्त शुरू हुआ। उसके बाद आप देख लें कि कितना बड़ा गैप आया। चैंपियंस ट्रॉफी भी हम इन्हीं की क़यादत में जीते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। देखें रमीज राजा साहब ने जूनियर क्रिकेट शुरू की, मेरा ख्याल है 1 अरब रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन हमें क्या मिला? पूल नहीं मिला। असल मसला हमारा ये है कि हमारे पास बैक एंड के ऊपर पूल नहीं है। जो जरूरत है क्रिकेट को पाकिस्तान की कि हमें 4 बॉलर फास्ट, 4 स्पिनर्स और 4 बैट्समैन हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि अगर हमारे 2 प्लेयर्स नाकाम होते हैं तो हम अपने बेंच से उठा को इंडक्ट कर लें। सही कह रहे हैं आप, ये बात तो हम थ्रू आउट द इवेंट करते ही आए हैं, ये डिस्कशन में रही है ये बात। मुझे ये बताएगा कि क्या इनको ये कोई पेनल्टी चार्ज होगी या बोर्ड की तरफ से? यहाँ पे जो तनख्वाहें मिल रही थी वो वैसे ही मिलती रहेंगी जो जाते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट अपने रिन्यू करा के गए थे, और माशाल्लाह इतने 4 चांद लगा के जब ये वापस आए हैं तो क्या वही पैसे मिलते रहेंगे? मिल भी नहीं रही थी 5 महीने से। तो नहीं, वो तनख्वाहों का इशू मैं आपको क्लियर करता हूँ। 200% कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कहा जी हमारा एक्सटेंड करें। ज़का साहब ने कहा कि आप हमें परफॉर्मेंस दें, आप वर्ल्ड कप जीत के आए, आप मेरे से 300% ले। सही बात। फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज लिखी गई थी कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, जिस तरह हमारे साथ होता है प्रोफेशन में, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैटेगरीज होती है, आपको बकअप करते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करें, आप इंक्रीज लें। आप जब परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा तो आप डिक्रीज लेंगे, क्योंकि होता यह है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और आप साल की 5-5 लीग्स खेलते हैं तो आप तो अनफिट हो जाते हैं। और जो बोर्ड आपको ईयरली पैसे दे रहा होता है, जब बोर्ड, आप पाकिस्तान के बोर्ड के मुलाजिम होते हैं, बोर्ड की प्रॉपर्टी होते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो पता चलता है जी इतने प्लेयर तो हमारे इंजर्ड है। क्यों इंजर्ड है जी? वो लीग खेल रहे थे, वहां पर इंजर्ड हो गए।
तो ये क्रिकेट को नुकसान होता है हमारी। तो इसलिए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया था कि पीएसएल के बाद सिर्फ प्लेयर एक लीग खेलेगा, जिसकी वजह से फिटनेस प्रॉब्लम नहीं होंगे और जहां जहां हमारी टीम को यूटिलाइज करने की प्लेयर्स को जरूरत होगी हम उनको यूटिलाइज अच्छा, ये भी अब्बास बड़ी अच्छी खबर आपने जो है वो अभी हमें दे दी है कि इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हो रहे थे, वो डिले कर रहे थे कि ये कंडीशन रखी गई थी कि आप पीएसएल के बाद कोई एक लीग खेल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच अब्बास, आप हमारे साथ थे। बड़ी जबरदस्त खबर आपने दे दी है कि जी बाबर आजम जो है वो अब कप्तान नहीं रहेंगे और देखते हैं के बाद क्या होता है। जहां सारी इन्होंने बात की है ना कि प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं, तो आपको अब तो मौसम भी सर्दियों का आ गया है, ये तो हड्डियों की चटकने का, खटकने का, और वो कहते हैं कि जी पुराने दर्द उठने का जो है वो मौसम होता है। अक्सर आपने ये शिकायत सुनी होगी घर वालों से कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी किसी जमाने में हड्डी टूटी होती है तो सर्दियों में उस जगह बड़ी तकलीफ सी जो है वो फील होने शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है फहीम कि जब ऐसा मौसम जैसे ही चेंज होता है, ये भी नहीं कि ज्यादा सर्दी आती है, जैसे ही हल्की आती है फौरन ही हमें महसूस होता है कमर का दर्द निकल आया है, घुटनों का दर्द निकल आया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर हजरात जाहिर है वो मसीहा की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करें और उनसे जानें कि आखिर डॉक्टर साहब ये वजह क्या है। तो इस वक्त डॉक्टर अब्दुल नबीद खान साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आर्थोपेडिक सर्जन भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर शो। अच्छा सर, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो तो न्यूरो पे जो है वो न्यूरो सर्जरी पे जो है वो ज्यादा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं न्यूरो सर्जन है। बिल्कुल, आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें हर चीज कनेक्टेड तो आपकी नसों से ही है जी, तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है, ये तो गालिब साहब भी कह कहते हैं डॉक्टर ना होने के बावजूद। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो सर्दियों में ये टीसें उठती हैं, जो दर्द निकल आते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये पुराना दर्द है, दर्द उठ रहा है, ये सर्दियों में ही क्यों होता है, क्या वजह होती है और इससे नर्व्स क्यों इतनी कनेक्टेड होती हैं? क्योंकि नमनेस आती है आपकी बॉडी में, आपके पैरों में नमनेस फील होती है, तो क्या रीज़न है इसका? देखिए रीज़न बहुत सिंपल सा है कि हम जो मूवमेंट करते हैं, जितने ज़्यादा अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया है कि जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं उतने ज़्यादा आपके जॉइंट मूव करते रहते हैं और उसमें मूवमेंट में आपको पेन या मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं होते। जैसे ही हमारी मूवमेंट्स कम होती हैं, जॉइंट पेन, बैक पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और आमतौर पे सर्दियों के मौसम में देखा गया है कि क्योंकि सर्दी के मौसम में लोगों की एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, घर में रहते हैं, एक्सरसाइज, जिम, जिकोजीज वगैरह ये कम हो जाती हैं, तो ये डिसऑर्डर्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। साथ साथ फिर ये फीवर, फ्लू, ज़ुकाम वगैरह इंसान की इम्यूनिटी को रेस कम करते हैं, तो इसकी वजह से भी जॉइंट का में पेन बढ़ जाता है, ये मेन रीज़न होती है। और जो नर्व्स की आप बात कर रहे हैं वो सिमिलरली जब बैक पेन होता है, नर्व पे प्रेशर आता है, स्टिफ आता है, तो पेन रेडिएट करता हुआ महसूस होता है पाँवों में, हाथों में, उसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे और बताइएगा, ये तो ठीक है सर्दियों जैसे ही आती हैं हम लोगों को ये दर्दें शुरू हो जाती हैं, एक आजकल मैंने कॉमन प्रॉब्लम सुनी है जो कि मेरा ख्याल है बूढ़ों में तो चलो जी एज फैक्टर भी होता है, हम सुनते ही हैं, यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा है जी। मैं सोया हुआ था तो मेरी वेन पे वेन आ गई, मुझे क्रैम्प्स पड़ने लगे, मेरी आंख खुल गई और इतना दर्द था कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था या लेटा भी नहीं जा रहा था। फिर अक्सर हम ये देखते हैं कि हाथों की वेन्स पे वेन आ जाती है कि आपका हाथ एकदम खुल नहीं रहा, अकड़ गया, ये क्या प्रॉब्लम होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है? इस क्रैम्प्स पे जो है वो सारिश ने जो सवाल में क्रैम्प यूज़ किया ना, इस पे ज़रा खास नज़र रखिएगा क्योंकि मोहम्मद रिजवान तक ये क्लिप हमने पहुंचाना है, जो हर मैच में उनको क्रैम्प आता है और वो टांग उठा के गिर जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए बात ये है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है, करंट लाइफ स्टाइल, अगर आप आज से 10-15 साल पहले चले जाएँ उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। आप ज़रा सा छोटा डिस्टेंस तय करना हो, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ज़्यादातर मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कहाँ है? दूसरा जो आप देखें, हम कराची शहर की बात करते हैं, हमारे पास क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के मैदान ख़त्म होते जा रहे हैं, हर तरफ आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, शादी हाल बनते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स हर जगह हैं। तो अगर आप बच्चों से पूछें तो पूछते हैं कि मैं अपने बेटे से कहता हूँ तो वो कहता है कि जी मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, मैं मोबाइल से प्ले स्टेशन। तो ये चीज़ें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है तो फिर इंसान की जॉइंट पे प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली आता है, यानी उसी वजह से है ये। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था, कोई ब्राज़ीलियन वो थी एक डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर आपकी बॉडी में 600 के करीब कुछ मसल्स होते हैं टोटल, अगर काउंट किए जाएँ तो मसल्स तकरीबन इतने होते हैं, और अगर आप वॉक करते हैं
तो उसमें से 556 या 557 के करीब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज हम अपने मरीजों को यही कहते हैं कि आप एज लॉन्ग एज यू वॉक, जितना ज़्यादा वॉक करते हैं वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि ये वॉक कितनी ज़रूरी है, और इस वॉक के लिए आपको अपने घर का जो पैसेज है वो भी काफ़ी है या नहीं, या फिर ये वाकई हमें कोई मैदान ही ढूंढना पड़ता है जिसकी वजह से बड़ी काहली हो जाती है? देखिए, वॉक 40 मिनट वॉक अ डे इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। 40 to 50 मिनट्स आप 1 घंटा कर लें, ये काफ़ी बेहतर है। और वॉक के लिए बेहतर ये होता है कि आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपने वॉक का कहा, मैं घर में काम तो करती हूँ या करता हूँ, वॉक करता हूँ। ख़वातीन कहती हैं कि जी मैं 5 मिनट वॉक की, मुझे याद आ गया कि दूध चूल्हे पे भूल गई। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक तो आपका डिस्टेंस बढ़ता है, और इम्पॉर्टेंट जो वॉक का टाइम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, वो क्या है? मॉर्निंग वॉक या असर से मगरिब के दरमियान जो हल्की सी धूप की वॉक होती है। अक्सर लोग कहते हैं हम रात के खाने के बाद वॉक करते हैं, तो धूप में जो वॉक की जाती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू जो यानी अर्ली मॉर्निंग या फिर जब शाम 4-5 बजे के तेज़ करीब। धूप में तो अब डेफिनेटली वॉक करना मुश्किल हो जाता है ना। सही। तो ये जो मॉर्निंग वॉक है या पार्क में जो शाम को लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ फार मोर बेनिफिशियल देन द नाइट वॉक एट नाइट। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो कि क्योंकि मैं ये नोटिस करती हूँ अपने इर्द गिर्द, तो आपसे जानना भी ज़रूरी है कि हम ये ठीक करते हैं या नहीं। आजकल एक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम लोगों में, भले जवान हों भले बूढ़े हों। 30s के बाद तो लोग समझते हैं कि भाई ये मैंडेटरी है कि आपको एक सप्लीमेंट टैबलेट अपनी डाइट में ज़रूर रखनी है। अब ये जो नर्व्स की जहाँ तक बात है, लोग नेरोबियान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आई डोंट नो ये ठीक है या नहीं, कुछ लोग तो दिन रात करते हैं, क्या ये ठीक है, और विदाउट कंसल्टिंग विद एनी डॉक्टर? जी, किसी भी ड्रग का जेनरिक नेम जो है वो बेहतर रहता है। नेरोबियान इज़ बेसिकली विटामिन B12, मल्टीविटामिन्स हैं उसमें, और मल्टीविटामिन्स मैं समझता हूँ कि इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर डाइट और रैंडम डाइट है, अल्लाह ताला ने मौसमी फ्रूट उतारा है, ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई सप्लीमेंट लें, क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं होता, वो एक जस्ट एक छोटी सी डाइट है। और जितनी बॉडी का एक निज़ाम इस तरह से अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी ज़ाया हो जाती है। और बड़ी इस पर स्टडीज़ हैं कि जो B12 का ज़्यादा इस्तेमाल है उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ती है। अच्छा। तो अक्सर पेश आते हैं कि जी काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ फार्म में B12 या विटामिन की गोलियाँ ले रहे हैं, तो उनमें देखा गया है कि स्लीप डिप्रेशन की कमी, नींद की कमी या डिप्रेशन की या एंजाइटी या स्ट्रेस के प्रॉब्लम ज़्यादा देखे गए। बोन एक्स, जितनी नींद कम होती है बॉडी एक्स उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। वजह ये भी हो सकती है ना डॉक्टर साहब कि आप ये सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले ही ना तो अपने टेस्ट करवाते, बिल्कुल, ना इस सप्लीमेंट के कोर्स को जो कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक होता है मैक्सिमम, उसके बाद अपने टेस्ट करवाते, तो आपको पता ही नहीं है कि डेफिशिएंसी किस चीज़ में आ रही है जो आपको पूरी करनी है, और क्या चीज़ एक्सीड कर गई है ये भी आप नहीं जानते, फिर उसके बाद आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आजकल विटामिन D का एक बहुत ज़्यादा है कि जी हर GP जिसके जी पी रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। एम्प्यूल इज़ फाउंड फॉर इंजेक्शन, एग्जैक्टली, और जो इंजेक्शन फॉर्म है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। पहली बात तो एक लोगों का फॉल्स कंसेप्ट है कि जी हम इंजेक्शन पी लेंगे तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, ज़हनी तौर पे विटामिन D मिल रहा है उन्हें, बॉडी में नहीं मिल रहा। और सबसे अच्छा बेहतरीन विटामिन D की सोर्स अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में धूप बनाई है, ठीक है। विटामिन D की सोर्स अंडा है, शहद है, आप ये लें तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चने फिश है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला का रहम है हमारे मुल्क पे बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएगा कि एक नॉर्मल इंसान अपनी रूटीन लाइफ में किन चीज़ों को खाने पीने में स्पेसिफिकली अगर बात करूँ डाइट में अपनी रखे कि जिससे कि वो एक ज़ाहिर है एज तक एटलीस्ट बचा रहे, कि कभी एक टांग में दर्द हो रही है, कभी एक बाजू में दर्द हो रहा है, कभी वेन पे वेन आ रही है, कभी हाथ बंद हो गया, खुल नहीं रहा, हाथ सो रहे हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए कि हमारी ये चीज़ें एटलीस्ट एकदम स्टार्ट ना हो? देखिए बहुत सिंपल सा जवाब है। बीइंग मुस्लिम से ये बातें हमें तकरीबन 1400 साल पहले बता दी गई, ठीक है, कि आप पेट भर के ना खाएं, जब भूख लगे खाना खाएं,
दिमाग को ठंडा रखें और पाँवों को गर्म रखें। वाह, तो आपकी सारी तकलीफ वेरी गुड। और नमाज में जो है वो इसका पूरा मुकम्मल इलाज मौजूद है कि जी पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज भी है और सवाब भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वो आपने बताया कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातें नोट कर ली होंगी। अब एक वक्फा ले लीजिए, पानी वानी पीजिए, अच्छी बात है, पानी पीना भी अच्छी बात होती है, वो भी पीजिए। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। भाई ये गलत दबा दिया इसने। ओह माय गॉड भाई कोई आ जाओ यार। I'm sorry, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। कोई मसला नहीं। भाई वेलकम बैक हो चुका है नाजरीन, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो थोड़ी शेडी हो चुकी है और हमने कोशिश की थी थोड़ा कुछ कर लें, लेकिन ये वाकई थोड़ा सा गला इसने दबा दिया है हमारा और ये खुल नहीं पा रहा है। भाई जरा पकड़िएगा। थैंक यू। ओह माय गॉड, यू आर सेवियर भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम। थोड़ा सा आपने और बड़ी चीज पकड़ ली इधर बैठ के। हाँ जी नाज़रीन, तो अब आप देख सकते हैं बहुत सारे। ओए काशुकुमा गिरने वाला है। ओ मेरा काशुकुमा मर गया। ओए ये तो बहुत ही छोटा सा है बेचारा, इसीलिए मैंने इसको पकड़ लिया। अच्छा जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियोज में ये बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। ये वो नौजवान है जिनका मिशन है कि जंगली हयात को हमने बचाना है। तो आलियान गौरी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनके साथ उनकी टीम भी है। वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और माशाल्लाह से इतने सारे ये इक़साम के जंगली हयात हैं। ये काशुकुमा जो है बेचारा बार बार गिर रहा है, मैंने कहा कि आप इसको हाथ में ही रख लीजिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक एक करके आपका पहला इंट्रो हो जाए। आपका नाम क्या है जी? और आप तो ये मगरमच्छ पकड़ के बैठी हुई हैं। लड़कियाँ उमूमन कॉकरोच से डर जाती हैं, इतनी बहादुर खातून कौन है आप? रजिया सुल्ताना? मेरा नाम रजिया सुल्ताना नहीं, अरीबा हसन खान नाम। अरीबा हसन खान साहिबा। अरीबा, ये आपको शौक कब से हुआ? ये मतलब इसको देख के मैं खुद भी जो है मैं इसे कंडीशन में नहीं हूँ कि इससे खेला जाए। बचपन से ही था। पहले तो छोटी छोटी चीज़ों का शौक होता था कि भाई चूजे पाल लिए। अच्छा, आपका माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हम आपसे फिर से पूछते हैं अरीबा। और मेरा ख्याल है आलियान आपने सबसे छोटा वाला पकड़ा हुआ है। काशुकुमा आपके पास है? नहीं, मेरा नाम हारिस है। अच्छा, आप तो हारिस है ना? आलियान आप है? अच्छा, आलियान ने सबसे बड़ा वाला अज़दा कहते हैं उसको। अज़दा, आई नो दैट, अज़दा कहते हैं। तो यानी सबसे बड़ा माल इनके पास है। अच्छा आलियान, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, ख्याल कैसे आया आपको पाकिस्तान में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जूज में सिचुएशन इतनी खराब है कि वहाँ पे खबर जब आती है कि किसी जानवर की डेथ होगी तो बड़ा दुख भी होता है कि उस तरह मेंटेनेंस नहीं है, ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इसके लिए तो बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, तो आपने वो कहीं से हासिल की है? हम लोगों ने 2012 में, हमारी टीम के डायरेक्टर हैं ऑन मोहम्मद, उन्होंने ये एक मिशन स्टार्ट किया था इन एनिमल्स का। क्योंकि बाकी एनजीओज तो आप देखते हैं कि डॉग्स की, डोंकीज़ वगैरह की, कैट्स की एनजीओज हैं, लेकिन रेप्टाइल्स कोई रेस्क्यू नहीं करता बल्कि उसको मार देते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए, इनके लिए एनजीओ फिर बनाई थी, ये दी रेप्टाइल्स वाली टीम बनाई है। तो उन्होंने काम फिर स्टार्ट किया। फिर उनके पास में गया, जब मुझे भी शौक़ चढ़ा कि यार ये जानवर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। ये भी जानवर यूज्ड होते हैं, क्योंकि जानवरों का शौक़ तो बचपन से था। तो इन जानवरों फिर आए, उनके साथ मिलके हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। और वो पाकिस्तान के वाहिद एनिमल ट्रेनर है। अच्छा, ट्रेनर जी, बाहर आपको ट्रेनिंग दी जी, है? हमें पूरी टीम को हमें ट्रेन किया। अच्छा, ये जो रेप्टाइल की आपने बात की थी, उमूमन हमारे यहाँ तो तासुर ये दिया जाता है कि रेप्टाइल से डरना ही नहीं हो तो हर घर में मौजूद है। बिल्कुल, नागिन की बात की जाए तो oh my God, हाँ, ये तासुर दिया जाता है ना, मतलब आप खवातीन ही देती हैं। सास भी आप हैं, नंद भी आप हैं। नागिन की बात कर रहे हैं? सास भी आप हैं, नंद भी आप हैं। स्टार प्लस के ड्रामों में, कलर्स के ड्रामों में हो सकती है। देखिए, मैंने सिर्फ बताया जी कि रेप्टाइल के बारे में बात हो रही थी, तो मैं सिर्फ उसे थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा। भाई ये आपके एक छोटे मियाँ का छोटू जो है वो गिर ना जाए, देखिएगा। अच्छा, ये रेप्टाइल्स को आप सिक्योर करने के लिए निकले हैं, तो रेप्टाइल्स आपने बताया बड़ा मेन रोल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए प्ले कर रहे हैं। तो बड़े वाले रेप्टाइल तो खत्म हो गए 2.5 लाख साल पहले, वो तो खतरनाक डायनासोर्स तो निकल गए, वो भी इन्हीं की फैमिली के जायंट्स थे, क्योंकि वो भी रेप्टाइल थे। अब वो नहीं है, जब वो होते होंगे तो उनकी वजह से भी एनवायरनमेंट अच्छा होता होगा। तो मुझे ये बताएं, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है? वो बेचारा पिछले 15 साल से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। वो क्या कहते हैं? स्नेल। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? स्नेल, उर्दू में स्नेल। उर्दू में स्नेल जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अफ्रीकन जायंट स्नेल है ये। हाँ। और ये रोल प्ले कर रहा है कि ये वो वाला है ना टर्बो मूवी में था जी। और ये जंगली पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह जो है उनको खा के ख़त्म करते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, जंगली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके
और ये भी सेम रोल प्ले कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, हारिस जो है वो अभी मुझे बता रहे थे ब्रेक में या जब हमने रिपोर्ट चलाई तब कि जी ये जो कछुआ और खरगोश की कहानी है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ है, तो आप उसे करेक्ट करने वाले थे, जरा बताइए। पहले तो देखें, आप मेरे हाथ में एक छोटा सा देख रहे हैं। हाँ। हम लोगों में जब हम नॉर्मली एज अ पेट जब सोचते हैं कि घर में रखें एज अ पेट कोई भी एनिमल, तो उसमें डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं और टॉर्टोइज होते हैं। हमें डिफरेंस नहीं पता होता टर्टल और टॉर्टोइज में। हाँ, बिल्कुल नहीं पता। कछुआ है, हाँ, हमें सिर्फ ये पता है। तो सबसे बड़े कि हम क्या गलती करते हैं, हम एक्वेरियम सेंटर जाते हैं, वहाँ से टर्टल खरीदते हैं, एक्वेरियम खरीदते हैं, घर आते हैं, टर्टल को पानी में डाल देते हैं, वो रहता है हमारे पास, बट कुछ टाइम बाद वो मर जाता है। एग्जैक्टली। उसके मरने की क्या वजह होती है कि हम टर्टल को पानी के साथ साथ लैंड नहीं देते। आपने अपनी आस्तीनों में सांप पाले में घूम रहे हैं। हाँ, ये सांप बेहतर इंसानों से। Oh तो हमने जब भी हमने तो अरस्तु बताइएगा फिर क्या कह रहे थे। तो फिर जो है ना उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये मर जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि इनको पानी के साथ साथ खुश्की भी चाहिए होती है। यानी वो जो एक थर्माकोल की शीट लगाते हैं, थर्माकोल की शीट लगाते हैं, लाइक उस कोई भी उनको ऐसा एनवायरनमेंट है कि पानी के साथ पानी की सतह से ऊपर होता है। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं, आपने टर्टल का बताया, ये टर्टल का बताया। आप टॉर्टोइज का बताइए। सेकंड चीज आपको जो बड़ा वाला नजर आ रहा है, ये टॉर्टोइज है। ठीक है, ठीक है। इनमें ये होते हैं हर्बीवोर, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये वो खाते हैं। ठीक है, इनके बारे में लोगों को नहीं पता था, ये भी लाकर लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। अच्छा, ये पानी में नहीं ये पानी में रहते हैं, ये स्टेट लैंड के होते हैं, खुश्की में रहते हैं। अब इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, अच्छा आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो कहानी सुनी होगी जो हमें बचपन से सुनाई जाती है, रैबिट और टॉर्टोइज की रेस। उसमें टॉर्टोइज को बहुत ज्यादा स्लो दिखाया जाता है, ऐसा ही है। हमने भी बचपन में ये सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपके सामने कितना चल रहा है, बिल्कुल टॉर्टोइज जो होते हैं, रैबिट जितना नहीं चल रहा, रैबिट जितना नहीं चल रहा, बट टॉर्टोइज जो होते हैं वो लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर 10 to 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ठीक है, और जो फेंस होती हैं, जालियां, ये इनको भी आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और सेकंड चीज, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक आइडिया इनका लाइफ स्पैन कितना होगा, कितना जीते होंगे? 300-400 ईयर्स। 300-400, आपने इतना आराम से बोल दिया 300-400। इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, एक तो ये स्टेट रिलेटिव होते हैं डायनासोर्स के, और जो है ना इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 400-450 प्लस होता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड। 400-450 प्लस ये जाते हैं। और इनकी जो बाइट फोर्स होती है, वैसे तो ये हर्बीवोर है, बट जो इनकी काटने की पावर होती है, वो दुनिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग लॉयंस, 4th रैंक पे इनकी बाइट फोर्स आती है, मींस के बिल्कुल। अगर ये आ गए आप शिकंजे में तो निकलेंगे नहीं। हाँ, अगर इस साइज का टॉर्टोइज भी आपको बाइट करे, आपकी फिंगर आराम से अलग कर सकता है, बट ये हर्बीवोर है, ये खाएंगे ही नहीं, ये इस तरफ जाते ही नहीं है। अच्छा, ये जो कहानी आपने बताई ना अभी, ये खरगोश और इसकी, मैं इसको भी क्लियर करता चलूं क्योंकि ये मैंने सुनी, तो कहते हैं ये झूठी कहानी है कि यार खरगोश बेचारा शो ऑफ थोड़ी होगा। मतलब आप कोई 50 साल का बंदा किसी 5 साल के बंदे बच्चा है, बोले पंजा लड़ा लो, तो आप उससे क्या कहोगे? बोलोगे आ तुझे हराता हूँ, बार बार हरा रहा हूँ, आजा आजा आजा। खरगोश ने कहा चल ठीक है यार, तू मतलब 5 साल का बच्चा, चल बेटा हाँ जीत गए, चल जा, खुश हो। ये हुआ था बेसिकली उस कहानी में, ऐसा ही सीन है। अब पूछिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये जो आपके पास स्नेक है, ये कौन सी नस्ल है, और ये भी लोग क्या एज अ पेट रख रहे हैं ये वाले स्नेक्स? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ, स्नेक्स जो होते हैं ना, वो कभी भी एज अ पेट नहीं होते। आप इनकी ये भी आप देख रहे हैं ना, यूज टू है ये, ना ही ये टेम है ना ही ये ट्रेन है, ये ह्यूमन यूज टू है। इनको नहीं पता होता सबसे मेन चीज कि इनका ऑनर कौन है। इनके लिए जैसे आप हैं वैसी हम हैं। ये सबसे मेन चीज कि अगर आपने जैसे स्नेक्स वगैरह देखे होंगे तो सपेरों के पास देखे हैं, सही है। और सपेरे क्या करते हैं, आप उनके पास आपने एक बीन देखी होगी, वो बोलते हैं हम बीन को बजाएंगे और सांप जहां भी होगा वो बाहर आ जाएगा। आपको पता है स्नेक्स के कान नहीं होते, ये सुन नहीं सकते। वो स्पेशली एक स्नेक यूज करते हैं, कोबरा, इंडियन ब्लैक कोबरा होता है वो क्या करते हैं, वो वाहिद ऐसा स्नेक होता है सारे स्नेक्स में जो कि मूवमेंट पे फोकस करता है। हमें अलाउ नहीं, वरना हम यहाँ पर लेकर आते हैं। वो सिर्फ मूवमेंट पे फोकस करता है, बीन के बजने से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो बीन को वो मूव कर रहे होते हैं वो उस पर फोकस करता है। अच्छा, दुनिया में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं ना, अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अगर ये बाइट कर ले तो क्या होगा? एक आइडिया छोटा सा है ये, आई थिंक इट्स नॉट पॉइजनस एट ऑल। अच्छा, स्नेक्स में पॉइजन नहीं होता, वेनम होता है, ठीक है। अगर ये बाइट कर ले तो आप जस्ट पानी से हाथ धोने, इट्स गोना बी ओके। किसी मेडिसिन की, किसी चीज की जरूरत हमें नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है सारे स्नेक्स का ऐसा सीन होता है। अच्छा, मुझे आप, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई। अरीबा काफी देर से खामोश बैठी है, मुझे ये बताएगा, ये जो आपके पास हैं, आप लोगों ने क्या इनके कुछ नाम भी रखे हुए हैं?
या फिर बस ये ऐसे ही है कि सबके नेम है जो अच्छा, उसका नाम क्या है और इसकी देखभाल आप कैसे कर रहे हैं, ये क्या खाता है, क्या देखिए इसका नाम जो है मेरे ख्याल में हरीबा को बताने दे यार, उनकी बात बंद है क्या यार, तो बहुत ज्यादा तुम बता रहे हो यार, वो बाहर जाके झगड़ा हो जाएगा। जी 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 ये तो है, सही कह रहे हैं जी हरीबा बताइए। ये मार्श क्रोकोडाइल है और इसका नाम है जो मैंने फिलहाल जैक रख दिया। ओके, रोज की तलाश में निकला है ये। अच्छा, ये जैक खाता क्या है? ये चिकन हो गई, रैबिट्स हो गए, बाहर रैबिट्स। तो ये फंड्स फिर आप लोगों के पास किस तरह से अरेंज हो रहे हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनके खाने पीने के लिए, इनकी ज़ाहिर है कोई वैक्सीनेशन कुछ तो होता होगा, कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जाके इवेंट्स वगैरह करते हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर वहाँ से जो हमें फंडिंग आती है वो हम उनसे इन एनिमल्स की टेक केयर वगैरह करते हैं सारी। हम लोगों ने अब तक पाकिस्तान में टोटल 5000 प्लस स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर ये अवेयरनेस प्रोग्राम किए, क्योंकि लोगों को रेप्टाइल्स के बारे में नहीं पता, टोटल मिथ्स हैं, तो ये हम करते हैं। तो उससे जो भी फंडिंग आती है हमें वो हम इन्हीं एनिमल्स के ऊपर करते हैं। और अब तो लोगों को ये है बहुत ज्यादा, ये मेरे हाथ में दे दे यार, ये इसको संभालो, ये बेचारा छोटा जो है ना, क्या कहते हैं यार, कैन आई होल्ड दिस? ये क्रोकोडाइल जो है वो ये कुछ करेगा तो नहीं? बता दो, नहीं कुछ नहीं है, मैं ट्राई कर सकता हूं। फहीम, वैसे वाकई भाई आज आप उधर हो जाएं थोड़ा सा, दिखा रहे हैं और आपने जनाब अजदहा के बाद ओके जैक को भी पकड़ लिया। जैक, यस, जैक एंड जिल। अरे मैं कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं, बैठे हुए हैं भाई, इसको सॉफ्ट 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 टच देना है या मैं नॉर्मल ऐसे करेंगे ना, तो ये पहले भी डर गया था, इसकी आवाज बड़ी डेंजरस सी आई थी मुझे। अच्छा, इसके बारे में मैं एक चीज बता दूं, आप लोग अभी करीब से देखेंगे, आपने इसके मुंह पे रबर बैंड आपको नजर आ रहा है। हाँ मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये रबर बैंड क्यों लगा है भाई? अच्छा, दुनिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं ना, सबसे ज्यादा बाइट फोर्स होती है क्रोकोडाइल्स की। अभी तो आपने बताया उसकी है नहीं, 4th रैंक पे आती है ना उसकी। अच्छा, 4th रैंक सबसे ज्यादा, मैं समझा आपने कहा 4 टाइम स्ट्रांग, नहीं 4th रैंक पे आती है, फर्स्ट पे आती है इसकी। ठीक है, तो इतना खतरनाक एनिमल है, इसके लिए रबर बैंड हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इतना सुकून था, जितना सुकून से आपके हाथ में बैठा हुआ है, बैठते भी नहीं है, कम्प्लीटली यूज्ड टू है, टेम है। तो ये पूरे दुनिया का रूल होता है, हम क्रोकोडाइल या एलिगेटर कहीं भी ट्रेवल कराते हैं ना, तो उसके मुंह पे रबर बैंड या टेप लगा देते हैं। उसकी क्या वजह होती है, आप अभी करीब से दिखाएं, अगर उसके फेस के नीचे छोटे छोटे से सेंसर्स हैं, डॉट डॉट टाइप के बने हुए, उन सेंसर्स पे कोई भी चीज टच होगी, ऑटोमेटिकली स्पार्कलिंग स्पीड से ये अपने फेस को बंद कर देते हैं, ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली, ये सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो हम सेफ साइड, जिसकी वजह से इसके दांत भी नहीं खराब होते, और कहीं भी हम ट्रेवल कराते हैं तो रबर बैंड या टेप लगा देते हैं, लेकिन ये एनिमल क्रूरल्टी में नहीं आता, और ना ही ऐसा है कि इससे इसको कोई फर्क पड़ेगा। ओके, यानी ये इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना जी टेप लगा हुआ पकड़ लें, वो नहीं भाई, वो पकड़ लेगा अगर उसका मूड बनेगा तो। हाँ नहीं, वैसे नहीं पकड़ेगा, लेकिन वैसे ये इतना टेम किस वजह से? ये भी शौहर है, इसकी शादी हुई है? देखिए, एनिमल शौहर वाली खुसूसियात इसमें कैसे आ रही है? एनिमल कोई भी हो, आप उसको प्यार करेंगे तो जाहिर है। अच्छा, अब ये देखिए शौहर के लिए बात, एक शौहर के लिए सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप लोग क्या अभी, ठीक है आप लोगों का एक मिशन भी है, आप लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, लोगों को जाके अवेयरनेस भी दे रहे हैं, स्कूल्स में आपने बताया, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए भी आप क्या इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? आई मीन टू से, जैसा आजकल लोगों ने फार्म हाउसेस पर छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए हैं कि जहाँ टिकट्स भी हैं और लोग आते हैं, बच्चों को वो कहते हैं ना कि टच वाला एक कॉन्टेक्ट करा रहे हैं जानवरों के साथ, तो ये आप लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, ये जो आप एनिमल्स देख रहे हैं ये फार्म पे ही है, हमने घर में नहीं रखे हुए, ना ही हमें अलाउ होता है कि हम ये एनिमल्स घर में रख सकते हैं। हमारे जो है फार्म्स हैं, इसके अलावा जो है डेंजू है, डेंजू अगर आपने नेम सुना हो, बहरिया टाउन के अंदर, वो पूरा हमने सेट करके दिया है वहाँ पर ना, तो वहाँ पे हमारा एवरी सैटरडे संडे शो होता है। इसके अलावा सिम्बास किंगडम फार्म है हमारा, वहाँ पर जो है हम लॉयंस के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, और ये सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो हम बेसिकली, हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम एनिमल को लोगों के करीब लेकर आए, जितनी भी मिथ्स हैं वो सब क्लियर हो, और जितने भी एनिमल्स हैं वो हर एनिमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इकोसिस्टम में, बताई जाए। बिल्कुल, और उनका डर खत्म हो। अच्छा, मैं वैसे एक ऐसी फार्म हाउस पे गई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ पे ना मंकीज भी थे, और वो हमारे साथ जितने बच्चे गए थे सबको उसने बाइट किया मंकी ने, पर उन्होंने बोला जी ये तो वैक्सीनेटेड है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबके बाजुओं पे निशान थे मंकीज के काटने के। तो इस चीज का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है अगर फार्म हाउस पे जानवर मौजूद हैं, तो आप लोग किस तरह रख रहे हैं? हम लोग तो बिल्कुल पब्लिक को इस तरह डायरेक्ट लेके जाते ही नहीं है कभी भी, जब तक हमें खुद नहीं हो, जब तक हम खुद यूज टू नहीं हो, हमें भरोसा नहीं हो कि यार ये एनिमल को हम पब्लिक तक ले आ सकते हैं। ये भी हैं, सब यूज टू हैं जब भी हम लेकर आए हैं यहाँ पे,
तो कुछ फार्म हाउस वाले बस वाइल्ड एनिमल्स ही ला के छोड़ देते हैं और उसकी केयर वगैरह नहीं करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि उनको किस तरीके से रखना है, क्या उनकी टेमिंग है। वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पे इजीली? वाइल्ड एनिमल्स में वैक्सीनेशन नहीं होती। सही। तो उसमें आपने अगर मंकी ने आपको काट लिया तो आपकी जो अपनी वैक्सीनेशन होती है, ATS के इंजेक्शंस वगैरह जो लगते हैं टेटनस के, वो आपने लगवाने होते हैं। ये केयर जानवरों की वैक्सीन अवेलेबल है प्रॉपर्ली? वाइल्ड एनिमल्स की नहीं है कोई वैक्सीन। जो होते हैं ना कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका इतना कोई इशू नहीं होता। और ये जो ज्यादा ये है कि आपके पास जो में रहते हैं ना, एक आप मिसाल ले लें। जैसे कि बताया कि आप लोग भी फार्म हाउस पे ही हो या फिर आप लोगों के भी इस तरह से जानवर वहाँ पे हैं, तो आप लोग वहाँ पे फिर किस तरह से मैनेज कर रहे हो? मंकीज को तो आई थिंक वैक्सीनेशन लगती है ना? बिल्कुल नहीं, मंकीज को बिल्कुल लगती है। मैं हम रेप्टाइल्स की बात करें ना, मंकीज को वैक्सीनेशन बिल्कुल लगती है। और मंकीज हो गए, डॉग्स, कैट, ये जो एनिमल है ना, इनकी आपको नॉर्मली इनकी होती भी है वैक्सीनेशन ना। बट जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, तो इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। कैप्टिविटी के अंदर जैसे एक बिल्ली बाहर जंगली है, वो गंदा गोश्त खाती है, तो वो बाइट करेगी ना, तो जाहिर है उसमें बैक्टीरिया इस वजह से नहीं हो रहा। हाँ, अब कैप्टिविटी के अंदर जो एनिमल होता है ना, वो अगर इस तरीके से जैसे नॉर्मल है, हमें स्नेक्स वगैरह में हम काम करते हैं तो हमें नॉर्मल बाइट करते हैं। जू को तो आप लोगों ने सेट करा दिया है, कराची जू को लेकर कुछ मैनेजमेंट से आपकी कोई बात? कराची जू से जो है हम कोशिश करते हैं, और क्योंकि अब हम जो गवर्नमेंट से आगे थोड़ी वैसे देखा जाए कराची जू में ज्यादातर लोगों ने गलत एक बनाया हुआ भी है कि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और कुछ फेक पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे टेक केयर सही हो रही है, बस ये है कि बहुत ज्यादा बेटर अब तो बहुत ज्यादा बेटर हो। लेकिन ये सब कुछ उस हाथी के जो है वो मरने के बाद हुआ है ना, क्या नाम था उसका, रानी? जी, मैं नाम भूल रहा हूँ। रानी के मरने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं, उससे पहले से था, नूरजहां जो है उससे पहले से था, लेकिन इतना ज्यादा जब वो नूरजहां का इंसिडेंट हुआ उस वक्त इस चीज को फेक न्यूज़, फेक पिक्चर्स, फेक वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगी, लेकिन पब्लिक हमारी देखती नहीं है, जाके खुद क्या है बस जो सोशल मीडिया पे देखा उस पे बिलीव करें। ये तो ठीक है, अब हम अपने नाजरीन को जो है वो लाइव दिखाने वाले हैं सैरिश कैसे इस क्रोकोडाइल को पकड़ती है। आई विल नॉट टच, मैं नहीं इसको हाथ लगाऊंगी। अब लाइव जाने वाले हैं हम। नहीं सॉरी, सैरिश अभी आपको बताएंगी जी। पोलिंग हो रही है जी। हाँ नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं सीरियसली थोड़ा सा मुझे उसकी वो जो स्किन है ना उसको देख के थोड़ा सा वो इसका बेल्ट बनता है। नहीं, आप इसके जूते भी बनते हैं। आप इसको अपने तक फिर मेरे जूतों की तारीफ कर दीजिए आपने, आते ही मुझसे कहा था जूते बुरे अच्छे, और इसको भी आप अपने तक रखें क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं, और ये सर्टिफिकेट मैंने आपको दिया। थैंक यू। अच्छा, वैसे सफारी पार्क में मैंने हालात अच्छे नहीं देखे, वहाँ पे बहुत स्पेस है लेकिन वहाँ पे उसको ना यूटिलाइज किया जा रहा है, ना जानवरों की केयर है। अल्लाह करे कि वो लोग भी कुछ सोचे इस हवाले से। लेकिन नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। हमें जो है बताया जा रहा है वक्त हमारा खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बड़े प्यारे प्यारे जानवरों से आपने हमें मिलवाया और हमें पता चला कि जी जो इंसान की खुसूसियत होती हैं वो जानवरों में भी थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। बड़े सुकून से बैठे हुए, इत्मीनान से बैठे हुए। तो नाज़रीन, जानवरों से प्यार कीजिए। अगर आप इंसानों से प्यार करना चाहते हैं तो बड़े क्यूट होते हैं, बड़े ही काम होते हैं। बस ये है कि इंसानों को देख के उसी तरीके से डर जाते हैं जैसे इंसान जानवरों को देख के डरता है। तो कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। अभी मैं सैरिश के हवाले कर रहा हूँ इसे, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और ये भी मेरी तरफ आ रहा है। तो हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये मैं दे दूं उनको। आप उठ जाए यहाँ से, वो भी यहाँ आ रहे हैं, आप भी पकड़ा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ये मेरे ख्याल में मैं वापस कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।